रात के अंधेरे में जब चांद भी छुप जाता है, तब कुछ कहानियां जिंदा हो उठती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां सिर्फ नाम सुनने से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। काली बंगला। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक श्राप है जो सदियों से जिंदा है। एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं और जहां मौत भी जिंदगी से ज्यादा जिंदा लगती है। बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां धान के खेत हरियाली से लहलहाते हैं और आम के बगीचे मीठी खुशबू बिखेरते हैं, वहीं एक पुराना बंगला खड़ा है। लोग इसे काली बंगला कहते हैं। ये बंगला बाकी घरों से अलग है। जहां दूसरे घरों के आसपास फूल खिलते हैं, वहां काली बंगले के आसपास घास भी नहीं उगती। जहां दूसरे घरों में चिड़ियां चहचहाती हैं, वहां काली बंगले के पास पंछी भी नहीं आते। यहां तक कि कुत्ते भी इस घर के सामने से भौंकते हुए भाग जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ ऐसा दिखता हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आता। कहते हैं कि यहां कभी एक तांत्रिक रहता था जो मां काली की उपासना करता था, लेकिन उसकी उपासना सामान्य नहीं थी। वो अंधेरी शक्तियों को बुलाता था और एक दिन वो शक्तियां उसे ही निगल गईं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब वे बच्चे थे, तब भी ये घर वैसा ही था। उनके बाप दादा भी इसी तरह की कहानियां सुनाते थे, मानो ये श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा हो। एक ऐसी विरासत जिसे कोई नहीं चाहता, लेकिन जो छूटती भी नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस तांत्रिक का नाम था काली चरण। वो हमेशा काले कपड़े पहनता था और उसकी आंखें लाल रहती थीं। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। माथे पर हमेशा राख लगी रहती थी। वो दिन में कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। सिर्फ रात के समय जब गांव सो जाता था, तब वो बाहर आता था। लोग कहते हैं कि वो शमशान से हड्डियां और राख लाता था। कभी कभी तो जंगल से अजीब अजीब जड़ी बूटियां भी लाता था, जिनकी बदबू मीलों दूर तक फैलती थी। रात के समय उसके घर से अजीब आवाजें आती थीं। कभी घंटियों की आवाज जो इतनी तेज होती थी कि पूरा गांव जाग जाता था। कभी मंत्रों का जाप जो इतना डरावना लगता था कि लोग कानों में उंगली डाल लेते थे। और कभी ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं लगती थीं, ऐसी आवाजें जो दिल को दहला देती थीं और नींद को हराम कर देती थीं। गांव की औरतें अपने बच्चों को कसकर पकड़ती थीं और पुरुष दरवाजों पर कुंडी लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। कालीचरण के घर के सामने से गुजरना भी खतरनाक था। लोग कहते हैं कि जो भी उसके घर के सामने से गुजरता था, वो कुछ न कुछ अजीब महसूस करता था। कभी अचानक ठंड लग जाती, कभी सांस फूलने लगती, कभी लगता कि कोई पीछे से आ रहा है। कुछ लोगों ने तो कहा था कि उन्होंने खिड़कियों से लाल आंखें देखी थीं जो उन्हें घूर रही थीं। बच्चे तो उस रास्ते से गुजरने से इनकार कर देते थे। यहां तक कि बैलगाड़ी के बैल भी उस घर के सामने से गुजरते समय बेचैन हो जाते थे। एक रात अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। हवा भी बिल्कुल शांत थी, जैसे प्रकृति भी कुछ होने का इंतजार कर रही हो। कालीचरण ने कुछ ऐसा किया जिसे नहीं करना चाहिए था। गांव वाले कहते हैं कि उसने मां काली से अमरता मांगी थी। वो चाहता था कि वो हमेशा जिंदा रहे और उसकी तांत्रिक शक्तियां कभी खत्म ना हों। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उसका हक नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ भगवान के हाथ में होती हैं, और जब इंसान उन्हें छीनने की कोशिश करता है तो परिणाम भयानक होते हैं। कहते हैं कि उस रात आसमान में बिजली कड़की, लेकिन बारिश नहीं हुई। जमीन हिली, लेकिन भूकंप नहीं आया। और काली बंगले से ऐसी रोशनी निकली जैसे वहां आग लगी हो, लेकिन आग नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। गांव के लोग घरों में छुप गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जल रहा हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने डरावनी चीखें सुनी थी जो घंटों तक चलती रहीं। सुबह जब गांव वाले देखने गए तो कालीचरण गायब था। सिर्फ उसके कपड़े मिले जो जले हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कपड़े सिर्फ जले हुए नहीं थे, बल्कि उन पर कुछ अजीब से निशान भी थे। ऐसे निशान जो किसी जानवर के पंजों के लग रहे थे, लेकिन कोई जानवर इतना बड़ा नहीं था। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो किसी भाषा के नहीं लग रहे थे। फर्श पर राख बिखरी हुई थी, लेकिन यह सामान्य राख नहीं थी। ये काली थी और इसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। उसके बाद से काली बंगला खाली हो गया, लेकिन खाली सिर्फ दिखने में था। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती रहीं। कभी किसी के रोने की आवाज जो इतनी दर्द भरी होती थी कि सुनने वाले का दिल भर आता था। कभी हंसने की आवाज, लेकिन ये खुशी की हंसी नहीं थी। ये पागलों जैसी हंसी थी जो रात के सन्नाटे में गूंजती रहती थी। और कभी ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी,
ऐसी आवाजें जो सुनकर लगता था कि कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। गांव के लोगों ने कई बार उस घर को गिराने की कोशिश की। पहली बार जब कुछ लोग हथौड़े और फावड़े लेकर गए तो उनमें से एक का हाथ अचानक सूज गया, दूसरे को तेज बुखार आ गया, तीसरे को लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। सभी डरकर भाग गए। फिर गांव वालों ने सोचा कि शायद दिन के समय काम करना चाहिए, लेकिन दिन में भी अजीब चीजें होती रहीं। जो भी वहां काम करने जाता वो बीमार पड़ जाता या फिर कुछ अजीब हादसे होते। कभी किसी के सिर पर ईंट गिर जाती, कभी कोई अचानक बेहोश हो जाता, कभी किसी को लगता कि कोई उसे धक्का दे रहा है। एक बार एक ठेकेदार आया था दिल्ली से। उसका नाम था सुरेश। वो एक मोटा ताज़ा आदमी था जो हमेशा जोर से बात करता था। उसने कहा था कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब अंधविश्वास है, वो कहता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं इस घर को 2 दिन में गिरा दूंगा। उसने अपने साथ 5 मजदूर लाए थे। सभी मजबूत और तंदुरुस्त लोग थे, लेकिन जब उसके मजदूरों ने काम शुरू किया तो पहले दिन ही एक मजदूर की टांग टूट गई। वो सिर्फ दीवार पर हथौड़ा मार रहा था, अचानक वो गिर गया और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। दूसरे दिन 2 मजदूर बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। तीसरे दिन ठेकेदार खुद भाग गया। उसने बाद में गांव वालों को बताया कि उसे लगा था कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। जाओ यहां से, आवाज कह रही थी, ये तुम्हारी जगह नहीं है। ठेकेदार ने कहा कि वो पहली बार इतना डरा था। उसने अपना सारा सामान छोड़ दिया और रात के समय ही गांव से भाग गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में एक लड़का था राजू। वो 20 साल का था, लंबा और मजबूत। वो बहुत बहादुर था और हमेशा कहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। वो कहता था अगर कुछ होता तो मैं अभी तक देख लेता। उसके दोस्त उसे चुनौती देते रहते थे कि अगर वो सच में बहादुर है तो एक रात काली बंगले में बिताकर दिखाए। राजू हमेशा हंसकर कहता था कि वो कभी भी जाने को तैयार है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे सच में चुनौती दे दी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो अमावस्या की रात काली बंगले में रुको। उन्होंने कहा पूरी रात वहां रुकना होगा। सुबह तक राजू ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा कि वो न सिर्फ एक रात बल्कि पूरी रात वहां रुकेगा और सुबह सबको बताएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजू, ये मजाक नहीं है, उन्होंने कहा, वहां सच में कुछ है। लेकिन राजू नहीं माना। उसने कहा कि वो अपनी बात का पक्का है। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राजू अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाना पानी और एक कंबल लेकर काली बंगले की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे कि राजू सुरक्षित वापस आ जाए। राजू की मां रो रही थी। मत जा बेटा, वो कह रही थी, वहां कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन राजू ने अपनी मां को समझाया कि वो सुबह तक वापस आ जाएगा। काली बंगला 2 मंजिला था। इसकी दीवारें मोटी थीं और खिड़कियां छोटी थीं। नीचे एक बड़ा हॉल था जहां शायद कालीचरण अपनी पूजा करता था। इस हॉल की दीवारों पर अभी भी अजीब से चिन्ह बने हुए थे। फर्श पर राख के निशान थे जो कभी साफ नहीं हुए थे। ऊपर कुछ कमरे थे जिनमें से एक में कालीचरण सोता था। राजू ने नीचे के हॉल में अपना बिस्तर बिछाया और टॉर्च जलाकर रखी। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ पुराना और धूल भरा था, लेकिन डरावना कुछ नहीं लगा। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा। राजू ने खाना खाया, पानी पिया और सोचा कि लोग बेकार में डरते हैं। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा और मन ही मन हंसा। कल मैं इन सबको बताऊंगा कि यहां कुछ भी नहीं है, उसने सोचा। वो अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। लेकिन रात के 12 बजे के बाद माहौल बदलने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। पहले हवा चलनी बंद हो गई। राजू ने नोटिस किया कि खिड़कियों से आने वाली हवा रुक गई है। फिर अचानक ठंड बढ़ने लगी। राजू ने अपना जैकेट पहना, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। ये वैसी ठंड नहीं थी जो मौसम की वजह से होती है। ये कुछ और थी, कुछ ऐसी जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। ऐसी ठंड जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं। राजू ने कंबल ओढ़ा, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। उसके दांत कटकटाने लगे। फिर आवाजें शुरू हुईं, पहले धीमी सी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। राजू ने सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। धीरे धीरे आवाजें साफ होने लगी। कोई मंत्र पढ़ रहा था, संस्कृत में कुछ श्लोक, लेकिन ऐसे श्लोक जो राजू ने कभी सुने ही नहीं थे। वही मंत्र जो कालीचरण पढ़ता था।
आवाज गहरी थी और इसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो डरावनी लग रही थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और चारों तरफ देखा। कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज आती रही। अब ये ऊपर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर वाले कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। राजू ने सोचा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। ये इंसानी आवाज थी, लेकिन ऐसी इंसानी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। टॉर्च की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। राजू ने टॉर्च को और तेज किया, लेकिन फिर भी सीढ़ियों के ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि टॉर्च बिल्कुल नई थी और इसकी बैटरी फुल चार्ज थी। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। धड़ाम की आवाज, फिर फुटस्टेप्स की आवाज आई। धीमे धीमे कदम जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, एक एक करके, बहुत धीरे धीरे, ऐसे जैसे कोई बहुत सोच समझकर कदम रख रहा हो। राजू ने गिनती करने की कोशिश की। 1, 2, 3, 4। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। राजू की सांस फूलने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे, जैसे कोई उन्हें पकड़े हुए हो। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हिले। ये बहुत डरावना एहसास था, जैसे उसका शरीर उसके काबू में नहीं है। फुटस्टेप्स की आवाज नजदीक आती जा रही थी। अब वो सीढ़ियों के नीचे तक पहुंच गई थी। राजू ने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज आती रही। अब ये हॉल में थी। फर्श पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धप धप धप। राजू को लगा कि कोई उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब आवाज राजू के बिल्कुल पास थी, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। राजू ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसको लगा कि हवा में कुछ अलग सी गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा हो या जैसे कोई बहुत दिनों से नहीं नहाया हो। एक अजीब सी गंदी गंध जो नाक में घुसकर दिमाग तक पहुंच रही थी। तभी एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, तुम यहां क्यों आए हो? आवाज गहरी थी और इसमें गुस्सा था। राजू का गला सूख गया। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी जीभ जैसे सूख गई हो। आवाज फिर आई, ये मेरा घर है, यहां कोई नहीं आ सकता। मैं यहां अकेला रहता हूं, हमेशा से। अब आवाज में धमकी थी। राजू को लगा कि जो भी बोल रहा है वो उसके बिल्कुल पास है, शायद उसके कान के पास। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ एक रात रुकना चाहता हूं, सुबह चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक डरावनी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो पूरे हॉल में एको करती रही। सुबह? यहां से कोई सुबह नहीं जाता। जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है, हमेशा के लिए, मेरे साथ। हंसी फिर गूंजी, और इस बार ये और भी डरावनी थी। राजू ने देखा कि टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी है। बैटरी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। राजू ने टॉर्च को हिलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राजू ने महसूस किया कि कमरे का तापमान और भी गिर गया है। उसकी सांस दिखने लगी थी, जैसे वो किसी फ्रीजर में बैठा हो। उसके होंठ नीले होने लगे और हाथ सुन्न होने लगे। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, ठंडा हाथ, बर्फ से भी ठंडा। राजू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। हाथ धीरे धीरे उसके कंधे पर दबाव बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नीचे दबाना चाहता है। डरो मत, आवाज आई। अब ये उसके कान के बिल्कुल पास थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए, मेरे साथ। मैं अकेला हूं, बहुत अकेला, तुम मेरे दोस्त बनोगे। आवाज में अब दुख था, लेकिन यह दुख और भी डरावना था। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन मां काली से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि मुसीबत के समय हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी सबसे ताकतवर है, वे हर मुसीबत से बचाते हैं। राजू ने धीमी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो पढ़ता रहा। जैसे ही उसने चालीसा पढ़ना शुरू किया,
कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। कंधे पर से हाथ हट गया। आवाज में गुस्सा था। बंद करो, ये यहां नहीं चलेगा। लेकिन राजू ने चालीसा पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे कमरे का तापमान सामान्य होने लगा। टॉर्च की रोशनी भी वापस आने लगी। राजू को लगा कि जो भी था वो परेशान हो रहा है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक पूरा घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारों से आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की और गुस्से की आवाजें। ऐसा लग रहा था कि कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं, छोड़ो उसे, वो हमारा है, यहां से जाने नहीं देंगे। राजू समझ गया कि वो जो भी है वो गुस्से में है। उसने चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया, बल्कि और तेज आवाज में पढ़ने लगा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी उसे लगा कि कोई उसे घसीट रहा है, जैसे कोई उसके पैर पकड़कर खींच रहा हो। राजू ने दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलता जा रहा था। उसे लगा कि वो सीढ़ियों की तरफ खींचा जा रहा है, ऊपर की तरफ, जहां अंधेरा था। छोड़ो मुझे, राजू चिल्लाया। मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन खींचना बंद नहीं हुआ। राजू को लगा कि कई हाथ उसे पकड़े हुए हैं, ठंडे हाथ जो उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। राजू ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाला, जो उसकी दादी ने दिया था। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, दादी ने कहा था। मुसीबत में इसे पकड़ना। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, मुझे यहां से निकालो। अचानक सब कुछ रुक गया। खींचना बंद हो गया, आवाजें बंद हो गईं, सन्नाटा छा गया। राजू ने देखा कि दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही है। सुबह हो रही थी। वो उठा और दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। उसके पैर अब हिल रहे थे। जब वो बाहर निकला तो गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सभी की आंखों में चिंता थी। राजू का चेहरा पीला था और वो कांप रहा था। राजू, तुम ठीक हो? उसके दोस्त ने पूछा। हमें लगा कि कुछ हो गया है। रात भर अजीब आवाजें आती रहीं। राजू ने पीछे मुड़कर काली बंगले को देखा। दिन की रोशनी में वो एक सामान्य पुराना घर लग रहा था, लेकिन राजू जानता था कि रात में ये कुछ और हो जाता है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूं, राजू ने कहा। लेकिन वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है, कुछ ऐसा जो वहां रहता है और किसी को जाने नहीं देता। उस दिन के बाद राजू ने कभी भूत प्रेत के बारे में मजाक नहीं किया। वो हमेशा अपने साथ हनुमान जी का लॉकेट रखता था, और जब भी कोई उससे काली बंगले के बारे में पूछता तो वो सिर्फ इतना कहता, वहां मत जाना, वहां कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद गांव में एक नया परिवार आया। उन्होंने काली बंगला खरीदने की इच्छा जताई। गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ये सब अंधविश्वास है, वे कहते रहे। परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा था। आदमी का नाम था रमेश। वो शहर से आया था और कहता था कि ये सब अंधविश्वास है। मैं इंजीनियर हूं, वो कहता था। मैं साइंस में बिलीव करता हूं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन थोड़ी डरती थी। उनका बेटा 8 साल का था। नाम था अमित। रमेश ने काली बंगला खरीद लिया और अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा। उसने घर की सफाई कराई, दीवारों पर पेंट कराया और नई खिड़कियां लगवाईं। देखो, ये एक नॉर्मल घर है, वो अपनी पत्नी से कहता था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। पहले उनके बेटे ने कहा कि रात में कोई उसके कमरे में आता है, एक काला आदमी जो उससे बात करता है। वो मुझसे कहता है कि मैं उसका दोस्त बनूं, अमित ने अपनी मां से कहा। वो कहता है कि वो अकेला है। रमेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि बच्चा सपने देख रहा है, नई जगह है इसलिए ऐसा लग रहा है, रमेश ने कहा। फिर रमेश की पत्नी ने कहा कि रसोई में खाना अपने आप बनता है। रात में जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि चूल्हा जल रहा है और उस पर कुछ पक रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया था, वो कहती। और स्मेल भी अजीब आती है, जैसे कुछ जल रहा हो। रमेश ने कहा कि शायद गैस लीक हो रहा है। रमेश ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगीं तो वो परेशान हो गया। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, एक लंबा आदमी काले कपड़ों में। उसकी आंखें लाल थीं और वो रमेश को घूर रहा था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरे पर राख लगी हुई थी। तुम कौन हो? रमेश ने पूछा।
उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो दिल में डर भर देती है। ये मेरा घर है, आदमी ने आखिर में कहा। तुम यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारी जगह नहीं है, मैं यहां